चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग क्या पढ़ लिए थे? अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं को रखने से प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, हम लोगों ने इस चीज को पढ़ लिया। अब हम आज देखेंगे कि अगर उत्तल दर्पण हो, दर्पण क्या हो? उत्तल हो, तो उसमें अगर हम वस्तु को कहीं भी रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बन सकता है ना। पहली बात तो तुम लोग को ये पता समझ में आ गया होगा कि उत्तल दर्पण में कोई भी जो किरणें होती हैं वो वास्तविक रूप से कटती नहीं है, बल्कि कटती हुई, और जब किरणें वास्तविक रूप से नहीं कटती हैं, कटती हुई प्रतीत होती हैं, तो उससे जो बना हुआ प्रतिबिंब वो कैसा होगा? काल्पनिक होगा, मतलब कोई चांस नहीं है वास्तविक होने का। ठीक, अब यहाँ पे बच गया, मतलब एक चीज से कंफर्म हो गया कि जो प्रतिबिंब होगा वो हमेशा क्या होगा? काल्पनिक होगा। अब दूसरा चीज बचता है कि इसका शेप, मतलब साइज क्या होगा। सही है ना? तो देखिए, ज्यादा नहीं, बस हम 3 ही कंडीशन इसमें समझ सकते हैं। उत्तल दर्पण की जो पहली कंडीशन है, अगर हम वस्तु को रखते हैं कहाँ पर? ध्रुव पर। कहाँ रखते हैं? ध्रुव पर। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर। कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर। वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा? काल्पनिक होगा। और ध्रुव पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा ध्रुव पर ही बनता है। कहाँ बनता है? ध्यान से, अगर हम उत्तल दर्पण में वस्तु को रखते हैं ध्रुव पर, कहाँ रखते हैं? ध्रुव पर, तो जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा? ध्रुव पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर होगा और काल्पनिक होगा। काल्पनिक एक और नाम होता है आभासी, इसलिए गड़बड़ाना मत, आभासी को ही काल्पनिक भी बोलते हैं। कोई दिक्कत? और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ ध्यान रखो, यहाँ ठीक है, पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा, अगर हम वस्तु को रखते हैं ध्रुव और अनंत के बीच, सीधे कहाँ पहुंच जाएंगे? ध्रुव और अनंत के बीच। कहाँ पहुंच जाएंगे? ध्रुव और अनंत के बीच। तो यह जो प्रतिबिंब होगा वो भी क्या होगा? काल्पनिक। क्या होगा? काल्पनिक। ठीक है। और वस्तु से छोटा और ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? ध्रुव और फोकस के बीच। तीसरा कंडीशन होता है जब वस्तु को ले जाकर कहाँ रख देंगे? कि बार अनंत पर। कहाँ रख देंगे? अनंत पर। तो अगर उत्तल दर्पण में वस्तु को हम रखते हैं अनंत पर, तो याद करना, उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था अनंत वाला। तो कहाँ फोटो बना था? तो यहाँ पे भी अगर हम वस्तु को जब रखते हैं अनंत पर, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा? फोकस पर। और यह प्रतिबिंब क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा। इस तरह हम लोगों ने देख लिया कि उत्तल दर्पण में भी 3 कंडीशन हो सकती हैं। इन सबको गोली मारो, सीधी बात याद रखना, ठीक है, कि उत्तल दर्पण द्वारा सदैव काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और छोटा बनता है। ये बराबर ला नहीं पूछा है कभी तक, बस तुम याद रखना कि उत्तल दर्पण चाहे तो आभासी और बराबर बना सकता है, कोई दिक्कत? याद रखोगे? लिखवाना पड़ेगा, ये लिखवाना पड़ेगा। अच्छा लिख लीजिए, तब लिख लीजिए। अब एक चीज़ और समझो कि आखिर हम लोगों ने क्यों ऐसा कहा कि इसके द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ना। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती हैं जो प्रवर्तन के बाद या तो वास्तविक रूप से कट जाए या कटती हुई प्रतीत हो। ठीक, वो चीज़ हम समझते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जैसे मान लो कि ये है हमारा एक उत्तल दर्पण। क्या है ये? उत्तल दर्पण। ये क्या कर रहे हैं, कोई बताएगा? कलई कर रहे हैं। किससे पहले करते हैं कलई? पहले किससे करते हैं? पहले सिल्वर से, फिर उसके बाद चलो इधर तो फोकस नहीं हो सकता है, नहीं ना हो सकता है कि हो सकता है? नहीं हो सकता है। फोकस किधर होगा इसका? इधर होगा। और बक्सा किधर होगा? इधर होगा। कोई दिक्कत? एक बात समझो, देखो यहाँ पे हम वस्तु को यहाँ रखते हैं। क्या करते हैं? वस्तु को याद रखना कि इसके बाद का जो पूरा ये एरिया जो बनेगा वो अनंत बन जाता है। क्या बन जाता है? ये अनंत।
क्योंकि अब इधर फोकस वक्ता नहीं आने वाला है, नहीं ना आने वाला है, कारण इसका सब इधर रहता है, हम इधर वस्तु को रख ही नहीं सकते हैं। रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना, इधर पेंट है तो फोटो ही नहीं बन पाएगा फिर। सही है। अब समझो चीज़ को, हम लोगों ने पढ़ा था 4 तरह का किरण आरेख पढ़ा था। कितने तरह का? 4 तरह का, जिसे मैंने बतलाया था आपको कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में फोकस से होकर गुजरेगी, लेकिन उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। पहला। दूसरा मैंने बताया था कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती हैं, तो जो वक्रता केंद्र होता है वो दर्पण के किसी भी बिंदु पर अभिलंब होता है। अतः जो किरणें वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होंगी वह पुनः परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाएंगे। 2। तीसरा मैंने बताया था ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। तो जो किरणें ध्रुव की दिशा में आपतित होती हैं वो परावर्तन के बाद परावर्तन के नियम के अनुसार कोण I बराबर R बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। ठीक। चौथा, अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में आपतित हो तो परावर्तन के बाद क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इन्हें 4 था। चलिए, अब ये वस्तु जो है हमारी, यहाँ से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकल रही है ना, जो परावर्तन के बाद चूंकि छेद के तो बाहर नहीं ना चली जाएगी, ऐसा थोड़ी बात बात जब छेद देगी कि छेद देगी, नहीं छेदेगी ना। चलिए, कर्व बाहर की ओर है तो ये ऐसे मुड़ जाएगी, ये ऐसे मुड़ जाएगी। मुझे एक बात समझाओ कि अगर कोई आदमी इस किरण को देख रहा हो तो उसे ऐसा दिखेगा क्या, जैसे टेढ़ा मेढ़ा से घूम घूम के आ रही, नाच के आ रही है? उसको बेचारे को लगेगा, उसको भ्रम पैदा हो जाएगा कि किरणें इधर से आ रही है, होगा ना? हाँ, इसका मतलब है कि ध्रुव से आती हुई प्रतीत हो रही, आ नहीं रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है। बहुत बढ़िया। दूसरा, ये है तुम्हारा वक्रता केंद्र। हम चिन्ह लगा देते हैं ताकि, हाँ, यानी कि ये किरणों को यहाँ आके टकराना चाहिए, है ना। तो वक्रता केंद्र की दिशा में जैसे आपतित होगी, हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो वक्रता केंद्र होता है वो दर्पण के किसी बिंदु पर क्या होता है, तो जो किरणें ऐसे आएगी वो बेचारी का बड़ा दुर्गति है। लेकिन हमें चूंकि जब ये बाहर निकलेगी ऐसे, तो हमें क्या लगेगा कि ये किरणें कहाँ से आ रही, यहाँ से कि यहाँ से? क्या लगेगा हमें? ये लगेगा ना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों किरणें कभी भी अपनी पूरी जिंदगी में 7 जन्म का साथ होगा तो कभी मिलेगी? ये मिलन संभव है? है संभव मिलन? ये मेल संभव नहीं, ये मेल संभव नहीं है प्रिय। इसका मतलब है कि ये किरणें वास्तविक रूप से कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन सबका मेल कराना तो जरूरी है ना। तो कैसे प्रतीत हो रही है? ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, कटती हुई प्रतीत हो रही है। यही कारण है कि इसमें किरणें जो है वास्तविक रूप से कटती नहीं है बल्कि कटती हुई प्रतीत होती है। इसीलिए वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक बनता है। बोलो, क्लियर हुआ? हाँ, कोई पूछे तो क्या बतलाओगे? यही बतलाओगे तुम कि उत्तल दर्पण में वस्तु को हम कहीं पे भी रख दें, उस वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद कभी भी वास्तविक रूप से नहीं कटती हैं, कभी भी वास्तविक रूप से नहीं कटती हैं, बल्कि कटती हुई प्रतीत होती हैं। यही कारण है कि उसके द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव काल्पनिक यानी कि आभासी होता है। बोलो, बोल दो, पचा कि नहीं पचा? पच गया? हाँ, इसके लिए मैंने तुमको बताया था कि हम इसमें भी 3 कंडीशन लगा सकते हैं। कितने कंडीशन? 3। अगर हम वस्तु को रखते हैं कहाँ पे, तो फोटो भी कहाँ बनेगा? ध्रुव पर। फोटो भी कहाँ बनेगा? ध्रुव पर। ये फोटो कैसा होगा? हाँ, सीधा होगा कि उल्टा होगा? सीधा होगा। बराबर कि बड़ा कि छोटा?
दम से बोलो, क्या होगा? दूसरा कंडीशन, हम वस्तु को कहाँ रख सकते हैं? देखो तो ये ध्रुव है, अधर अनंत है, तो ध्रुव और अनंत के बीच रख सकते हैं। कहाँ रख सकते हैं? ध्रुव और अनंत के बीच। तो अगर हम वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा? P और F के बीच। कहाँ बनेगा? P और F के बीच, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। और यह प्रतिबिंब कैसा होगा? छोटा और काल्पनिक, छोटा और काल्पनिक। अब इसके बाद वस्तु कहाँ चला जाएगा? अनंत। तो जब वस्तु अनंत पर होगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता हुआ प्रतीत होगा? अच्छा, बनेगा कि बनता हुआ प्रतीत होगा? प्रतीत होगा। कहाँ पर? और यह प्रतिबिंब कैसा होगा? बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा, बहुत छोटा। सीधा कि उल्टा? वास्तविक काल्पनिक? अरे हो गया, तो गर्दा उड़ गया, अब क्या चाहिए? बुझाया? हाँ, लिखना पड़ेगा, बोलो लिखना पड़ेगा, याद रखोगे? लिख लो। और ऐसे तो पूरा याद रख रहे हो जो लिखवा रहे वो तो पूरा याद है। चलो ठीक है, जाके जहाँ फंसोगे, इसलिए रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, जहाँ फंसोगे ठीक है वहाँ जाके देख लेना, ठीक है, और लाइक जरूर कर देना, ठीक है? हाँ चलो ठीक है, अब ध्यान दो, ठीक है? कैसे होता है, क्यों होता है, बताइए। देखिए यहाँ पे, जब प्रकाश की किरणें किसी भी समतल सतह पर, चिकनी समतल सतह पर टकराती, ठीक है, चिकनी सतह पर टकराती है, तो वहां से उस सतह के द्वारा परावर्तित कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं? ठीक है। और जितने एंगल पर किरणें आती है, जिस कोण से किरणें आती हैं, उनका परावर्तन भी उसी कोण से हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम इसी, सुनो मेरी बात समझो, देखो यहाँ पे हम एक टॉर्च ले लें, क्या ले लें? एक टॉर्च ले लें, क्या ले लें? टॉर्च। और उस टॉर्च को एक शीशा पे जलाएं, बाहर खड़ा होके, यहाँ टॉर्च, यहाँ शीशा है, तो जब वहाँ से जलाएंगे ना तो इस कमरे में प्रकाश फैल जाएगा। अब समझो कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पर बालू का कोई ढेर लगा देते हैं, या नहीं होता है स्पॉन्ज यहाँ लगाते हैं। अब जब वहाँ से किरण, जब वहाँ से हम लाइट जलाएंगे तो वो लाइट जो है इधर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो स्पॉन्ज पर का क्या होगा? इसका मतलब है कि स्पॉन्ज उस किरणों को प्रवर्तित नहीं कर पा रहा है, किरणों को प्रवर्तित नहीं कर पा रहा है, वो क्या हो रहा है? स्पॉन्ज में ही अवशोषित हो जा रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन का जो गुण है वो प्रवर्तक सतह के गुण पर निर्भर करता है। किस पर? बुझा रहा है? किस पर? प्रवर्तक सतह के गुण पर निर्भर करता है। हालांकि वहाँ से भी किरणें जो हैं, जो भी किरणें हैं, वो जो पड़ रही है हमें दिखाई दे रही है, इसका मतलब कि बहुत ही किरणें हैं जो प्रवर्तित होकर सीधा उसी दिशा में आ रही हैं, लेकिन वहाँ से वो जो किरणें हैं फिर प्रवर्तित होकर रूप में नहीं फैल रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे हम शीशा लगा दें तो क्या होगा? पूरी किरणें मिल कर फैल जाएंगी, सही है। तो किस पर निर्भर किया? सतह के गुण पर, ठीक है। किस पर? तो दिक्कत इसी तरह, यही कारण है कि हम लोग परावर्तन भी दो तरह के पढ़ लेते हैं। अगर सतह चिकनी होगी, पूरी स्मूथ होगी, पूरी प्लेन होगी, तो उधर से आने वाली किरणें जितनी एंगल पाएंगी पुनः उतनी ही एंगल में परावर्तित हो जाएगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन। लेकिन जब वो सतह खुरदरी हो, क्या हो? खुरदरी हो, क्या हो? खुरदरी हो, तो जो परावर्तन होता है वह उधर से आने वाले सभी समांतर किरणों का परावर्तन समांतर नहीं होता, कोई किसी दिशा में, कोई किसी दिशा में, कोई किसी दिशा में निकल जाती है। तो इस तरह के परावर्तन को हम कहते हैं अनियमित, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं चिन्ह की परिपाटी। क्या पढ़ते हैं? चिन्ह की परिपाटी। अब समझिए ये है क्या, ये अब क्या आगे नया चीज घुस गया। चिन्ह, चिन्ह क्या? चिन्ह, हाँ, चिन्ह भी मत ले जाना है केवल, ठीक है, माहौल गरम है। हाँ देखिए यहाँ पे
किसी वस्तु के स्थान को निर्धारित करने के लिए, किसी वस्तु या प्रतिबिंब के स्थान को निर्धारित करने के लिए हम जिस परिपाटी का यूज करते हैं, है ना, जिस परिपाटी का यूज करते हैं उसी को हम कहते हैं चिन्ह की परिपाटी, जो कि एकदम मैथ का जैसे नहीं होता अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो बिल्कुल मैथ के अक्ष के जैसा ही काम करता है। क्या समझ में? किसी वस्तु या प्रतिबिंब के स्थिति का निर्धारण करने के लिए, स्थिति का निर्धारण करने के लिए हम जिस परिपाटी का प्रयोग करते हैं उसी को बोलते हैं चिन्ह की परिपाटी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइन कन्वेंशन। क्या बोलते हैं? साइन कन्वेंशन। क्या बोलते हैं? साइन कन्वेंशन, जो कि मैथ का निर्देशांक ज्यामिति के जैसा काम करता है। कैसे काम करता है? निर्देशांक ज्यामिति का। जैसे देखिए यहाँ पे तुम लोगों ने पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति, याद है कि भूल गए? ये है निर्देशांक ज्यामिति। ये कौन सा अक्ष है? वाई अक्ष है। कौन सा अक्ष है? वाई अक्ष। और ये कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष। ये एक्स और ये एक्स। मेरी बात समझो, यहाँ पे है तुम्हारा ओरिजिन ओ, ओरिजिन ओ, मूल बिंदु ओ, ठीक। मूल बिंदु से दाहिने ये जो भी दूरियां हैं, ये सभी की सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। याद है कि भूल गए? लेकिन इसी मूल बिंदु से बाईं तरफ ये जितनी दूरियां होती हैं सभी की सभी ऋणात्मक होती हैं, सभी के सभी ऋणात्मक होती हैं, ठीक। इसी तरह इस मूल बिंदु के ऊपर की सभी दूरियां धनात्मक होती हैं, लेकिन इसके नीचे की सभी दूरियां फिर ऋणात्मक होती हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस फोटो को उठाकर यहाँ लाकर रख दो, तब बिल्कुल सेट कर दो। यहाँ पे जब हम सेट करेंगे तो देखो, हम उठा कर लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस तरह का हो जाएगा। चेक कर लो, हो जाएगा। देखो, रट्टा नहीं मारना है। साइंस पढ़ा रहे हैं तो रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारना होगा तो फिर तुम देख लो, पूरी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है रट्टा मारवाने के लिए। क्या दिक्कत है? रट्टा नहीं मारना है। तब तुम खुद बताओ, फोकस इधर था कि इधर था? इधर। बहुत बढ़िया। वक्रता केंद्र इधर था कि इधर था? बहुत बढ़िया। वस्तु इधर रखेंगे कि इधर रखेंगे? इधर रखेंगे ना। अब तो तुम मास्टर बन गया यार, मास्टर बन गया। हाँ, सामने ही कोचिंग खोल दिया, क्या दिक्कत है? चलो यहाँ देखिए, अब कोई अगर पूछे ये कौन सा दर्पण है? उत्तल। अब मुझे बताओ, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी? बहुत बढ़िया। क्या होगी? उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? रट्टा मारना पड़ेगा। लेकिन उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी क्या होगी? क्या होगी? अच्छा, फोटो इधर बनेगा कि इधर बनेगा? फोटो इधर की इधर? देखो, कट्टी प्रतीत होती है इधर ना, फोटो कट्टा वो प्रतीत होगा। हाँ, फोटो इधर बनेगा इधर बनेगा? तो बताओ, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? क्या होगा? धनात्मक होगा। सही बात है, बुझ गए? इसी पर एक बारी बैठाओ। अब कौन दर्पण बाकी रह गया? तो एक बारी बनाओ ना, क्या दिक्कत है? अब अवतल पर चलो, ये y, ये x और ये x, ठीक है, डैश। अवतल ऐसे होता है ना, हम भुला गए हैं, जरा बताना। तो इसी में होता है ना? तब ठीक है, गड़बड़ाए तो बताना सब। ठीक है। अब बताओ, इस फोटो को उठाकर इसका फोकस इधर किधर? अब वक्रता के इधर किधर? इसको उठा के लाओ, यहाँ से उठा के लाए, लो रख दिए। कहाँ रखाया? तो जब रखेंगे तो कैसे फोटो बनेगा? ऐसे बनेगा ना। हाँ, तो फिर यहाँ पे जो हमारा मूल बिंदु था वहाँ पे क्या आ जाएगा? ध्रुव। चलो, अब मुझे बताओ, फोकस इधर होगा ना?
वक्रता केंद्र इधर होगा ना। आप वस्तु को इधर रखेंगे ना, हाँ पक्का ना, सोच लेना बात, वस्तु को इधर रखेंगे। बहुत बढ़िया, चलो मेरी बात बताओ, कौन दर्पण? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? बहुत बढ़िया, होगी कि नहीं होगी? अरे डाउट है क्या? तो कॉन्फिडेंस में बोलो सब कि ऋणात्मक होगी। मतलब वक्रता त्रिज्या वस्तु दूरी रखेंगे ना, तो वस्तु दूरी अगर वस्तु इस साइड, अगर प्रतिबिंब इस साइड बना है तो अगर याद है एक बार फोटो पीछे बन गया था, तो अगर फोटो पीछे बन गया तो धनात्मक। बुझा रहा है? बुझाया क्या? मतलब रट्टा मारना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि एक वस्तु की एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। एक दर्पण है जिसकी फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो ये कौन सा दर्पण है? माइनस लगा हुआ है। बहुत बढ़िया, कौन दर्पण? एक दर्पण है जिसकी फोकस दूरी +15 सेंटीमीटर है, तो कौन सा दर्पण है? देखा, पढ़ा दिया ना, गजब पढ़ाते हैं यार। बुझाया ना, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। अब समझिए, अब इसको भी समझ लो। मान लो कि हम वस्तु को यहाँ रख दिए, वस्तु को यहाँ रख दिए ना, तो मुझे बताओ, ये वस्तु की ऊंचाई हो गई ना, तो वस्तु की ऊंचाई क्या होगी, प्लस की माइनस? अरे बकवा, ऊपर की दूरी प्लस, ऊपर की दूरी चलो, इसमें भी वस्तु, अब फोटो भी ऊपर ना बनेगा, सीधे बनता है ना, तो प्रतिबिंब की भी ऊंचाई किस दर्पण में? उत्तल में। लेकिन अब हेमे आओ, हेमे आ जाओ। हेमे रख दिए वस्तु यहाँ बा, चलो यहाँ रख देते हैं, रख दिए। अब फोटो बन गए, यहाँ बन गया। अब बताओ, वस्तु की ऊंचाई माइनस, ऊपर की दूरी, अब फोटो बना है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई याद ना, वही ना। जब गड़बड़ाओ ना, जब भी गड़बड़ाओ, जब तुमको फंसाने की कोशिश करें, ठीक है, तो लाइट कटवा देना। ठीक है, फ्रेश मार देगा, क्या दिक्कत है? अब क्या दिमाग नहीं है? आ जाओ यहाँ देखो। तो जब भी मतलब तुमको लगे कि नहीं तुम फंस रहे हो, मतलब कंफ्यूज हो रहे हो, तुरंत ऐसे रेखा खींचना, ठीक, तुरंत खींचना, और खींचने के बाद इधर सब का कर देना प्लस, इधर सब कर देना माइनस, इधर सब ऊपर कर देना सब प्लस, नीचे सब कर देना माइनस। अब समझ लेना कि अगर दाहिने साइड है सारा मशीन, अगर दाहिने साइड है तो सारा मशीन प्लस, अगर सारा मशीन बाएं तरफ है तो सारा मशीन माइनस। अगर मशीन ऊपर की तरफ है, मतलब कि वस्तु अगर ऊपर की ओर है तो वस्तु की ऊंचाई, लेकिन अगर प्रतिबिंब भी ऊपर बन गया है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, लेकिन अगर प्रतिबिंब नीचे बन गया है तो प्रतिबिंब हो गया। अब क्या चाहिए? देख लो, नीचे की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। हो गया। तो हम क्या पढ़ेंगे? चिन्ह की परिपाटी। तो क्या बतलाया मैंने चिन्ह की परिपाटी में? किसी वस्तु या प्रतिबिंब की स्थिति का निर्धारण करने के लिए हम जिस परिपाटी का प्रयोग करते हैं उसी को क्या कहते हैं? चिन्ह की परिपाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिन्ह की परिपाटी। इसके अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी बोलो, वक्रता त्रिज्या, वस्तु दूरी, अगर प्रतिबिंब इधर बन गया तो भी ठीक, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, अगर प्रतिबिंब ऊपर बना तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, प्रतिबिंब वस्तु दूरी ऋणात्मक है, ठीक, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, खत्म हो गया। लिखो।